हेलो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक अभी हम दीक्षाला इंस्टीट्यूट में शुरू करने वाले हैं वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हम कंटिन्यू कर चुके हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं फोटोसिंथेसिस क्या होती है, कैसे परफॉर्म की जाती है या फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें समझना है और पढ़ना है वो है हमारा वेयर डू फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वेयर डू फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म कहाँ करवाया जाता है। तो उसका जवाब हमने क्या दिया? उसका जवाब हमने दिया फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवाई जाती है हमारे ग्रीन प्लांट के ग्रीन पार्ट्स के अंदर। ग्रीन पार्ट्स के अंदर क्यों परफॉर्म करवाई जाती है? मुझे बात करनी है एक्चुअल कि भाई जिस जगह पे आप काम करवा रहे हो कहाँ से शुरुआत करी और कहाँ तक पहुँचे, किस किस जगह तक कोई भी पार्ट पर्टिकुलर काम जो है वो परफॉर्म करवाया जा रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पे समझ। मतलब एक बड़ा रूम, एक बड़ा बिल्डिंग, उस बड़े बिल्डिंग के अंदर फ्लोर, उस फ्लोर के अंदर पर्टिकुलर रूम, मतलब उस बिल्डिंग में कौन सा फ्लोर और उस फ्लोर में कौन सा रूम, हम कुछ ऐसा जिक्र यहाँ पे करने वाले हैं। भाई आपने फोटोसिंथेसिस बोला तो फोटोसिंथेसिस में आप बोलते हो कि भाई ग्रीन पार्ट्स या फिर प्लांट का ग्रीन पार्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस, या फिर फोटोसिंथेसिस करवाया कहाँ जा रहा है? प्लांट के ग्रीन पार्ट्स के अंदर। तो उसी चीज़ का जवाब देते हुए हमने क्या बोला कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट में भी कहाँ करवाया जा रहा है। तो अब समझेंगे। हमने लास्ट क्लास में या फिर लास्ट सेशन में एक टॉपिक समझा था। क्या समझा था? कि भाई जब भी आप बात करते हैं डिफरेंट क्या बोले हम, हमारे प्लांट बॉडी में जो अलग अलग फोटोसिंथेसिस परफॉर्म के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइडेड है, उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मटेरियल या फिर कंपोनेंट वाज द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बिना आप फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करवा सकते। तो जब आपको क्लोरोफिल के साथ फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करवाना है तो उसको परफॉर्म करवाने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट है? आपको ज़रूरत है क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट था जो कि क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करके और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो जब मैंने यहाँ पे आप लोगों को डिस्कस किया कि ये जो क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल पिगमेंट है, कैसा पिगमेंट है? ग्रीन कलर का पिगमेंट है। तो अब अगर मैं सर्च करूँ उस ग्रीन कलर के पिगमेंट की और उस पिगमेंट की लोकेशन को पता कर लूँ तो मुझे अपने आप पता चल जाएगा कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक्चुअली हो कहाँ रही है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वेयर डू फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस? फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? तो उसका जवाब हमने क्या दिया? उसका जवाब हमने दिया हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ग्रीन पार्ट में जो सेल है, उस सेल के अंदर प्लांट में एक ऑर्गेनल प्रेजेंट है जिसको हम प्लास्टिड्स का क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो कि सिर्फ प्लांट सेल में ही मिलता है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट आपका क्या करता है? ये क्लोरोप्लास्ट आपकी रिएक्शन को परफॉर्म करवाने का काम करता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे बोला कि जब आप फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवा रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है हमारे ग्रीन पार्ट्स के ग्रीन प्लांट के ग्रीन पार्ट्स के अंदर। और उसमें भी ग्रीन पार्ट में कौन सा पार्ट प्रेजेंट है? आपका क्लोरोप्लास्ट। क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हमारे सेल का वो ऑर्गेनल है जिसके अंदर प्रेजेंट होती है क्लोरोफिल, मेन पिगमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। देखें, ये आपकी है, हम लोग ने जब सेल पढ़ा था तो सेल में हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी। ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। अब मुझे कुछ ज़्यादा नहीं समझना, सिर्फ आपको एक्चुअल क्लोरोफिल की जो लोकेशन है उसको समझाना है। लाइक ये आपके क्या है? स्ट्रोमा लैमेलिस है। ओके, स्ट्रोमा लैमेलिस के अंदर हमारे पास ग्रानास प्रेजेंट है। ओके, इन ग्रानास के ऊपर या फिर अंदर आपके कॉइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। ये क्या पार्ट है? ये जो स्टेक लाइक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, ये है आपका ग्राना, सिंगल कहलाता है ग्रानम। ओके, अब ये नीचे जिस पे टिके होते हैं या ये जो बेस बना रहा है वो थाइलाकॉइड है, और दो स्टैक्स को आपस में जोड़ने वाला जो रीजन है वो कहलाता है आपका स्ट्रोमा लेमेली। क्या कहलाता है? स्ट्रोमा लेमेली। तो जब भी आप बात करते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट की तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि भाई आपका जो फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ हो रही है? तो फोटोसिंथेसिस हो रही है सेल के अंदर प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में भी अगर कोई पूछे कि भाई क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, जो आप क्लोरोफिल की बात कर रहे हैं, वेयर डू दैट
पार्ट लोकेटेड, तो हम क्या जवाब देते हैं, इनसाइड द ग्रैनम। ग्रैनम एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है, कॉइन्स का एक गुच्छा है जो कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक स्टैक बनाता है, और उसी स्टैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके कौन, क्लोरोफिल्स। तो हमने बात करी जब आपकी क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल क्या है आपका, ग्रीन पिगमेंट। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस जो करवा रहे हो वो किसकी वजह से करवा रहे हो, पिगमेंट की वजह से। पिगमेंट्स जो हैं भाई, एक पिगमेंट नहीं होता, कई सारे पिगमेंट्स होते हैं, लाइक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटेनॉइड्स। देखिए भाई, समझेंगे बात को, जब भी आप पिगमेंट्स की बात करते हो तो पिगमेंट क्या है, आपने देखा है पिगमेंट का मतलब हम जहाँ भी पढ़ते हैं हम टर्म समझते हैं कलर से रिलेटेड। मेलानिन पिगमेंट की बात करी, हीमोग्लोबिन के पिगमेंट की बात करी, क्लोरोफिल के पिगमेंट की बात करी, एंथोसाइनिन पिगमेंट्स की बात कर रहे हो, कैरोटेनॉइड्स पिगमेंट्स की बात कर रहे हो। ये सारे के सारे पिगमेंट से आपको क्या समझ में आता है, पिगमेंट से समझ में आता है हमें कलर, कि भाई जहाँ आपने पिगमेंट का जिक्र किया मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द कलर। अब यहाँ जब हम कलर की बात कर रहे हैं तो ये जो कलर है, दिस कलर इज प्रोवाइडेड बाय द डिफरेंट पिगमेंट्स। ओके, पिगमेंट का क्या रोल है, पिगमेंट का रोल है टू एब्सॉर्ब द सनलाइट, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की सनलाइट को एब्सॉर्ब करते हैं, और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की सनलाइट को एब्सॉर्ब करने के बाद उसको रिलीज़ करके क्या करते हैं, आपका सिंपल अगर मैं बात करूँ तो रिएक्शन को प्रोसीड करवाने का काम करते हैं। ओके, तो जब तक सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी, जब तक सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी, जब तक फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। तो क्या बात करी हमने, हमने बात करी कि पिगमेंट आपके वो कंपोनेंट है विच एब्सॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ सनलाइट, अलग अलग सनलाइट की वेवलेंथ को एब्सॉर्ब करके, अब जिस वेवलेंथ की लाइट को एब्सॉर्ब करेगा उसी कलर को आपको दिखाएगा। भाई जो क्लोरोफिल है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्सॉर्ब करके आपको ग्रीन कलर दिखाता है, ठीक है। और ज़्यादातर जो रीजन होते हैं वो ब्लू ग्रीन रीजन्स होते हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वान्टिटी ऑफ लाइट को एब्सॉर्ब करके आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करवाते हैं। अब यहाँ पे देखें, जब हम बोल रहे हैं कि भाई फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रही है, तो सबसे पहले मैंने जवाब दिया आपको कि फोटोसिंथेसिस हो रही है क्लोरोफिल के अंदर। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है, जो प्लांट है उन प्लांट के ग्रीन पार्ट्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। इन्हीं ग्रीन पार्ट्स में जो क्लोरोफिल है, इस क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके क्या, ग्रैनाज। और ये जो ग्रैनाज है, ये ग्रैनाज क्या करवा रहे हैं, ये ग्रैनाज करवा रहे हैं आपकी फोटोसिंथेसिस। तो जब आप ग्रैना के अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है उससे फोटोसिंथेसिस करवा रहे हो, तो यहाँ पे प्रेजेंट है आपकी क्या चीज़, पिगमेंट्स। और ये पिगमेंट्स क्यों बोले जा रहे हैं, बिकॉज ये क्या करते हैं, ये एब्सॉर्ब करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ की सनलाइट्स को, सनलाइट को, और डिफरेंट वेवलेंथ की सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद डिफरेंट कलर आपको शो करने का काम करते हैं। मैंने आप लोगों को कितने पिगमेंट्स बताए, मैंने आप लोगों को बताए कितने पिगमेंट्स, मैंने आप लोगों को बताए 4 पिगमेंट, जिसमें से क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, ज़ैंथोफिल्स हैं और आपके क्या हैं, कैरोटेनॉइड्स हैं। अब देखें यहाँ पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव या फिर सबसे ज़्यादा यूनिवर्सल जो काम करने वाला या जो पाया जाने वाला क्लोरोफिल है, ये है हमारा क्लोरोफिल ए। बाकी इन तीनों को हम एसेसरी पिगमेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स, जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करके मेन सेंटर में भेजने का काम करते हैं, और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो आपका फर्दर प्रोसीड करता है। तो अब जब मैं बात करती हूँ आपके पिगमेंट्स की, तो पिगमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग द डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ द सनलाइट, और उसके बाद रिएक्शन को प्रोसीड करवाने का काम करते हैं। अब बच्चों, बहुत चीज़ को हमें बहुत तरीके से समझना है। क्या समझना है, देखें, हमारे पास फोटोसिंथेसिस को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, फोटोसिंथेसिस को हमने डिवाइड कर दिया है 2 पार्ट्स में। जब फोटोसिंथेसिस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो सनलाइट है बेसिकली, मतलब या तो सनलाइट की प्रेजेंस में या फिर सनलाइट की एब्सेंस में, फोटोसिंथेसिस इज डिवाइडेड इनटू द 2 कैटेगरीज। सबसे पहली कैटेगरी जो कि फोटोसिंथेसिस की हेल्प से क्या करती हैं, रिएक्शंस को प्रोसीड कराने का काम कर रही हैं। सबसे पहला हमने क्या बात किया, सबसे पहला हमने बात किया वो रिएक्शंस जो कि आपकी क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करवाने का काम करती हैं। और नेक्स्ट बात मैं करूँ तो वो जो कि इस फोटोसिंथेसिस को कराने के लिए जो साइट रिएक्शंस रिस्पॉन्सिबल
रिस्पॉन्सिबल है, वो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो फोटोसिंथेसिस डिवाइडेड इनटू द टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज योर लाइट रिएक्शन एंड सेकेंड इज योर डार्क रिएक्शन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लाइट रिएक्शन एंड द डार्क रिएक्शन? तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने क्या जवाब देना है, वो रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में हो, दीज आर कॉल्ड लाइट रिएक्शंस। ओके, जो रिएक्शंस लाइट की एब्सेंस में हो बट डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ द डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, दीज आर कॉल्ड लाइट डार्क रिएक्शंस। मैंने क्या बोला, फिर से समझिए। एक वो जो कि लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, डायरेक्ट सनलाइट आएगी, रिएक्शन चलेगी और काम करवाया जाएगा, दैट इज लाइट रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट द डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन एक वो रिएक्शन है जो कि सनलाइट की एब्सेंस में चलती है, लेकिन क्या इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द लाइट? नो, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन लाइट ऑल्सो, बिकॉज इट इज़ डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शंस के बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करने वाली रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है? लाइट रिएक्शन कहलाती है। बात को समझे? प्रोडक्ट पे डिपेंड करने वाली डार्क रिएक्शन कहलाती है, और जो चल रही है वो तो हमारी लाइट रिएक्शन है ही। तो जब भी हम बात करते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल का काम क्या है? लाइट को एब्जॉर्ब करना और रिएक्शंस को प्रोसीड कराना। तो अब अगर मैं बात करूं, जो रिएक्शन को मैंने डिवाइड किया दो पार्ट्स में, एक तो लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन, उसको अब हम समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा लाइट रिएक्शन एंड सेकेंड इज योर, जो हमें आगे पढ़नी है वो है डार्क रिएक्शन। मैं यहाँ पे डार्क रिएक्शन अभी नहीं मेंशन कर रही क्योंकि पहले हमें लाइट रिएक्शन ही समझना है। लाइट रिएक्शन बेसिकली एक एग्रीगेट है हमारे किसका? पिगमेंट्स का, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद कोई भी रिएक्शन को प्रोसीड करने का काम करते हैं। ओके, तो जब मैंने लाइट रिएक्शन की बात करी तो ये वो फिनोमेना है या ये वो प्रोसेस है जिसमें हम सनलाइट, जो फोटोसिंथेसिस को कराने के लिए जो सनलाइट में काम करवाया जाएगा, वो लाइट रिएक्शन में काम करवाया जाता है। इसी लाइट रिएक्शन में इंक्लूड होते हैं हमारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। क्या हैं आपके? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस, जो कि दो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एक तो बनाते हैं फोटो सिस्टम 1 दैट इज PS1, और दूसरा बनाता है आपका फोटो सिस्टम 2 दैट इज PS2। तो मैंने क्या बोला? अब ये लाइट रिएक्शन क्या है? लाइट रिएक्शन वो रिएक्शन है जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में परफॉर्म करवाई जा रही है। मैंने क्या लिखा? लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या है भाई? व्हाट इज लाइट रिएक्शन? इट इज दैट रिएक्शन विच इज परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में जो परफॉर्म करवाया जा रहा है वो क्या है? आपका लाइट रिएक्शन। और इसी लाइट रिएक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए हमने बेसिकली क्या करवाना है? सबसे पहले लाइट का एब्जॉर्प्शन करवाना है, उसके बाद वाटर को स्प्लिट कराना है, फिर ऑक्सीजन का रिलीज करवाना है, फिर ATP का फॉर्मेशन करवाना है। तो मैंने क्या बोला? लाइट रिएक्शन या फिर और फोटोकेमिकल फेज बेसिकली इंक्लूड एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। सबसे पहले सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रही है, सेकेंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। इसी लाइट रिएक्शन में मैं क्या करूंगी? दूसरा काम, पानी को स्प्लिट करने का काम करूंगी। थर्ड, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के बाद है आपका ऑक्सीजन का रिलीज। ओके, ऑक्सीजन के रिलीज के बाद फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट। और ये जो हाई एनर्जी रिलीजिंग इंटरमीडिएट्स हैं, ये आपके क्या होते हैं? ये होते हैं आपके ATP और NADPH। ओके, और यही जो कॉम्प्लेक्स जो ये सब काम करवा रहा है, जो लाइट रिएक्शन में जिस पर्टिकुलर रीजन में या फिर जिस जगह पे हम ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाते हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं हमारी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। क्या कहलाते हैं? या तो सिंपल कॉम्प्लेक्सेस बोल सकते हैं या फिर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस बोल सकते हैं। तो पिगमेंट्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस, मतलब छोटे छोटे कॉम्प्लेक्सेस को आपस में बना के क्या कर देते हैं? ये आपका एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, जो कि दो सिस्टम्स बनाता है। एक तो फोटो सिस्टम 1 बनाता है और एक फोटो सिस्टम 2 बनाता है। ओके, मैं क्या बोल रही हूँ? मैं बोल रही हूँ सबसे पहला जो है वो बनाएगा आपका PS1 और दूसरा बनाएगा आपका PS2। तो ये जो PS1 और PS2 हैं,
क्या है ये? फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। नाउ स्टूडेंट्स आपको जो है यू डोंट हैव टू कंफ्यूज अबाउट द नंबरिंग ऑन फोटो सिस्टम्स, दैट इज फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। ये काम के बेसिस पे, या फिर मैं बोलूँ कि कैसे परफॉर्म करवाया जा रहा है, इसके बेसिस पे हमने 1 और 2 में डिवाइड नहीं किया है, बल्कि किसके बेसिस पे डिवाइड किया है? हमने इसको डिवाइड किया है ताकि मतलब बेसिकली कब डिस्कवर हुए, पहले डिस्कवर हुआ PS1, फिर डिस्कवर हुआ PS2, इस वजह से नाम दिया है। लेकिन जब मैं आपको रिएक्शंस कराऊंगी तो उस रिएक्शंस में मैं बोलूँगी कि पहले वर्किंग में आया PS2, फिर वर्किंग में आया PS1। तो यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज विद दीज फर्स्ट एंड सेकेंड फोटो सिस्टम्स कि भाई नाम पहले 2 क्यों आ रहा है या फिर 1 क्यों आ रहा है। PS1 और PS2 नाम हमने दिया है किसकी वजह से? नाम हमने दिया है आपका वर्किंग के बेसिस पे। तो बेसिकली दीज आर नेम्ड इन द सीक्वेंस ऑफ द डिस्कवरीज एंड नॉट इन द सीक्वेंस इन विच दे फंक्शन टुगेदर। ओके, फंक्शन नहीं करते हैं साथ में। अब भाई जब बात की जाती है LHC की, तो ये हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। ठीक है, मैंने क्या बात करी? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। मैं एक मतलब बेसिकली एक सिंपल थ्योरी दे रही हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती चलूंगी कि क्या क्या पार्ट है। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये वो पार्ट है या ये वो रीजन है जहाँ पे कई सारे पिगमेंट्स आपस में मिलके क्या करते हैं, एक प्रोटीन के साथ कंबाइन करके एक LHC का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्सेस बने हैं, मैंने क्या बोला, ये मतलब ये कई सारे प्रोटीन्स को आपस में मिला के और एक LHC बनाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? फोटो सिस्टम बोलते हैं। फोटो सिस्टम में आपका सारे पिगमेंट्स होंगे, लेकिन कौन नहीं होगा? क्लोरोफिल A नहीं होगा। फिर से समझिए क्लोरोफिल A क्यों नहीं होगा, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। मैं बोल रही हूँ आपको कि जब आप फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस कई सारे पिगमेंट को प्रोटीन के साथ मिलके जो कॉम्प्लेक्स बना रहा है उसको हम लाइट को हार्वेस्ट करने वाला कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बस कौन सा पिगमेंट नहीं होता? हमारा क्लोरोफिल A नहीं होता, क्योंकि ये मेन रिएक्शन सेंटर है, और ये जो मेन रिएक्शन सेंटर है ये इन सब को कंबाइन करके फिर आपका जो रिएक्शन है उसको आगे बढ़ाएगा। तो जो पार्ट हमने बोला लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उसको हम एंटीनेस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं एंटीना? क्योंकि अलग अलग पिगमेंट्स सारी की सारी एनर्जी को इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे, और उसके बाद PS1 मतलब बेसिकली क्लोरोफिल A को देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका ट्रांसपोर्ट जो है वो यहाँ से आगे तक हो जाए। तो अगर मैं बोलूँ कि पिगमेंट्स जो कि फोटोसिंथेसिस कराने में लाइट को एब्जॉर्ब कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो तो हो गया लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो हमने बताया। अब इसमें जो एक सिंगल मॉलिक्यूल, ये तो 3 हो गए लाइट हार्वेस्टिंग के कंपोनेंट, बचा सिंगल क्या आपका? क्लोरोफिल A। ये क्लोरोफिल A बनाता है रिएक्शन सेंटर। क्लोरोफिल A क्या बना रहा है? आपका रिएक्शन सेंटर बना रहा है। और ये जो रिएक्शन सेंटर है, इस रिएक्शन सेंटर में आपके 2 फोटो सिस्टम वर्क करते हैं। मैंने क्या बोला? क्लोरोफिल A जहाँ पे मेन रिएक्शन चलेगी, जहाँ से मेन इलेक्ट्रॉन इजैक्यूलेट करवाया जाएगा, वो बनाता है आपका रिएक्शन सेंटर। और रिएक्शन सेंटर को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 2 पार्ट्स में, PS1 एंड PS2। तो PS1 जो है आपका क्लोरोफिल A से एब्जॉर्प्शन करवाता है। बेसिकली बोले तो 700 nm की लाइट वेवलेंथ है भाई। PS1 PS2 क्या है? तो वो जो कि 700 nm की लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, क्लोरोफिल A का मॉलिक्यूल जो 700 nm की लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, वो बनाता है PS1। और वो पार्ट जो कि 680 nm की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, वो क्या बनाता है? आपका PS2। तो यही दोनों सिस्टम आपके क्या बनाते हैं? PS1 एंड PS2 का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? तो फिर से एक बार समझेंगे, मैंने आप लोगों को क्या क्या बोला? मैंने आप लोगों को कई सारे पार्ट समझाए। क्या क्या समझाया? मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी हम बात कर रहे हैं हमारे लाइट रिएक्शन की, तो लाइट रिएक्शन हमारा एक वो रिएक्शन है जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। और जो रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, जो रिएक्शन हम सनलाइट की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, उसको ध्यान से समझेंगे कि ये जो रिएक्शन परफॉर्म करवाई जा रही है ये कॉम्प्लेक्सेस बनाती है। कैसे बनाती है? देखें, लाइट रिएक्शन के काम सबसे पहले मैं बोलूँगी लाइट का एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले है लाइट का एब्जॉर्प्शन। लाइट के एब्जॉर्प्शन के बाद वाटर का स्प्लिटिंग। वाटर की स्प्लिटिंग के बाद मैं क्या बोल रही हूँ? रिलीज ऑफ ऑक्सीजन।
रिलीज करवाते हैं हम किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का रिलीज करवाने के बाद हम क्या करवा देंगे, आपका फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करवाना, तो सबसे पहले लाइट रिएक्शन इज दैट रिएक्शन विच इज टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, क्या क्या काम करवाती है, लाइट को एब्जॉर्ब करवाना है सबसे पहला, दूसरा काम वाटर को स्प्लिट करना है, उस वाटर को स्प्लिट करके जो ऑक्सीजन निकली उस ऑक्सीजन का लिबरेशन है, तीसरा मैं बात कर रही लिबरेशन हो गया, चौथा मैं बात कर रही हूँ आपका इसी से जो रिलीज हुआ, ऑक्सीजन को तो निकाल दिया, अब पानी को तोड़ा क्यों था बाहर, पानी को ऑक्सीजन को निकालने के लिए तो नहीं, कोई ना कोई काम होगा, तो उसका जो बचा हुआ हाइड्रोजन है उसको लेके हम किसका फॉर्मेशन करते हैं, NAD और ADP का फॉर्मेशन करते हैं, ATP और NADPH। ओके, इन दोनों का फॉर्मेशन किया। अब ये लाइट रिएक्शन को करवाने के लिए हमारे पास कई सारे मॉलिक्यूलर मतलब मैं क्या बोलूं, पिगमेंट्स प्लस प्रोटीन्स क्या बनाते हैं, पिगमेंट्स और प्रोटीन्स आपस में मिलके आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, दैट इज LHC। इस LHC में सारे एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं जो कि कंबाइन करवाते हैं, एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए को छोड़ के सारे पिगमेंट्स जो हैं वो इसके पास प्रेजेंट है। फिर मैंने आगे क्या बोला, फिर मैंने आगे बोला कि ये जो पिगमेंट्स हैं, ये पिगमेंट अब जो क्लोरोफिल ए को छोड़ दिया तो क्लोरोफिल ए करता है मेन काम, मतलब जितनी भी लाइट है उसको कलेक्ट करके हम कहाँ तक भेजते हैं, क्लोरोफिल ए तक भेजते हैं। और ये क्लोरोफिल ए यहाँ पर क्या कहलाता है, हमारा रिएक्शन सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है, रिएक्शन सेंटर। और जब आप रिएक्शन सेंटर की बात कर रहे हैं तो रिएक्शन सेंटर को हमने फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में, PS1 एंड PS2। PS क्या है भाई, फोटो सिस्टम, लाइट की प्रेजेंस में चलने वाला तो भाई फोटो सिस्टम ही होगा, फर्स्ट फोटो सिस्टम, सेकेंड क्या बात करी मैंने, आप लोगों ने समझ लिया, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स है जो कि लाइट को हार्वेस्ट करेगा, मतलब लेगा, लेने के बाद आगे बढ़ाने का काम करेगा। आगे बढ़ाने के लिए मेरे पास है मेन रिएक्शन सेंटर। इस रिएक्शन सेंटर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो PS1 और एक PS2। PS1 और PS2 नाम दिए गए हैं डिस्कवरी के बेसिस पे। सबसे पहले PS1 डिस्कवर किया गया था, फिर PS2 डिस्कवर किया गया था। काम नहीं मतलब काम में कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सा पार्ट किस जगह पे परफॉर्म करवाया जा रहा है। PS1 जो है वो आपकी लगभग 700 nm की सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और ये करता है हमारा 680 nm की सनलाइट को एब्जॉर्ब। बात को समझे, तो जब भी हम बात करते हैं आपके LHCs की, PS1 PS2 की, तो ये सारे के सारे पार्ट हमारे क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा कोई भी रिएक्शन को परफॉर्म करवाने का काम करता है। बात को समझे। अब कैसे होता है इसको भी देख लेंगे। हमने बोला, मैंने आप लोगों को क्या समझाया, मैंने आप लोगों को समझाया पूरा का पूरा पार्ट कि जिस जगह पे हम अलग अलग रिएक्शंस को प्रोसीड करवाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे लाइट से LHC से सनलाइट जो है वो ली गई, फिर वो लेने के बाद आपके फोटो सिस्टम्स तक भेजी गई। बीच में इसी के एक और कंपोनेंट आता है जिसको हम बोलते हैं आपका ETS, मतलब एक सिस्टम यहाँ पर और चल रहा है इसी के बीच में, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। कैसे है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखेंगे। देखें, जब भी हम बात करते हैं आपके फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, मतलब बेसिकली फोटो सिस्टम 2 जो है वो रिएक्शन सेंटर बनाता है क्लोरोफिल ए का, जो कि कौन सी सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है, जो कि एब्जॉर्ब कर रहा है हमारी 680 nm की सनलाइट को। मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ फोटो सिस्टम 2 की, मैं आपको ETS एक्सप्लेन कर रही हूँ। हमारा टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन
ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बेटा दो चीजें इंक्लूडेड है। एक तो है आपका फोटो सिस्टम 1, एक तो है आपका क्या, फोटो सिस्टम 1, दूसरा है आपका फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 2 6 रिएक्शन सेंटर से 680 nm की सनलाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। 680 nm की सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद, भाई बेसिकली मैंने आप लोगों को फिर से क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ कि जब हम ETS में एंटर कर रहे हैं तो ETS में सबसे पहले हमने क्या बोला कि इन फोटो सिस्टम 2 द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए, मतलब जो रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए का, वो कितनी nm की सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, 680 nm की सनलाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है। यहां से क्या होगा, जब 680 nm की सनलाइट से आपका मतलब एब्जॉर्प्शन होगा, तो सनलाइट का एब्जॉर्प्शन, भाई कोई पर्टिकुलर पार्ट पे मैंने बोला यहाँ पे मेरी सनलाइट गिरेगी, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से जगह छोड़ के आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो जब 680 nm की सनलाइट यहाँ पे गिरी, तो 680 nm की सनलाइट गिरने पर आपका जो मतलब क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से जंप होने पे मजबूर हो गया। ठीक है, एटॉमिक न्यूक्लियस को छोड़ा, मतलब जहां से भी इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है, अभी वो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में आप लोगों को समझाऊंगी, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या बात करी कि जो 680 nm का वेवलेंथ था, उससे जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके क्या हुआ, बाहर निकला। अब बाहर निकलने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसको दे दिया जाता है, ये दे दिया जाता है हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। किसको दे दिया जाता है, ETS को। तो पहले फिर से समझे मैंने क्या बोला, LHC पे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे सबसे पहले कौन गिरा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे गिरा आपका सनलाइट। कितने nm की वेवलेंथ है, 680 nm की। कौन सा फोटो सिस्टम हुआ, 2 फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम 2 क्या है आपका, रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर पे जब सनलाइट गिरी, तो उस रिएक्शन सेंटर पे सनलाइट गिरने पर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होके कहाँ जंप कर जाएगा, हमारे किस पर्टिकुलर रीजन में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर। अब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर ये जंप किया, तो अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जंप करने पे भाई ये साइटोक्रोम्स के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन है वो ले लिया जाएगा। ठीक है, बेसिकली मैंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है पिक्ड अप बाय द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के थ्रू लिया गया एंड पासेस देम टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और कहां पे पहुंचा दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर पहुंचा दिया जाएगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तक पहुंच गया है, अब ये इलेक्ट्रॉन को मूव करेगा कहां पे, भाई लॉजिकल सी चीज है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलवाया है तो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन चलेगी। ठीक है, इस रिडॉक्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन आपका निकला, जो यूज हम नहीं कर पाए हैं, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वापस कहाँ भेज दिया जाता है, PS1 में। कैसे भेज दिया जाता है, समझे। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक डायग्राम है पूरा, वो समझाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले देखें, मैंने क्या बात करी, मैंने बात करी हमारे सनलाइट की। ये है मेरा सनलाइट, दिस इज योर सनलाइट। ओके, सनलाइट जो है आपका किस पे गया, LHC पे गया। दिस इज योर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ओके, ये सनलाइट आया, मैं आपको बार बार क्या बोल रही हूं, लाइट का किस पर आना, LHC पर आना। LHC पर आने से यहां पर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाएगा। यहां पर बैठा है कौन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्लियर। अब जब इलेक्ट्रॉन, मैंने अभी भी आपको क्या बोला कि जब हम इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल मतलब आगे बढ़वाना है, तो अब ये एंटर किया किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यही पढ़ रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट हुआ है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि जब हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करवाएंगे, सबसे पहले मैंने आपको बोला कि फोटो सिस्टम 2 से 680 nm की लाइट को एब्जॉर्ब किया गया और इलेक्ट्रॉन को एक प्राइमरी एक्सेप्टर ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। जब प्राइमरी एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस से हमारा किस में भेजा जाएगा, PS2 में भेजा जाएगा, सॉरी PS1 में भेजा जाएगा, मतलब दूसरा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और जब हमारा इलेक्ट्रॉन ETS में जाता है तो यहाँ पे होता है फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन क्या है वो अभी भी मैं आपको बता रही हूँ। तो ये फॉस्फोराइलेशन में हम ADP से क्या बना देते हैं, ATP बना देते हैं। ओके, यहाँ पर प्रेजेंट है मेरे पास LHC, अगेन एक और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ओके, ये इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पर, ये है आपकी सनलाइट। एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया गया है, भाई लॉजिकल सी चीज है, जब आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करवा रहे हो तो यहाँ पर कोई ना कोई एनर्जी का क्या बोले हमें, एनर्जी का मॉलिक्यूल है, उसका फॉर्मेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो ATS में मैंने ADP से ATP बनवाया और यहाँ पर मैं क्या बनवा दूंगी, NADP से NADPH। क्या बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ और ये बना हमारा NADP पॉजिटिव से NADPH। क्लियर हुआ? अब ये है पूरा का पूरा फोटो सिस्टम टू, ये है हमारा पूरा फोटो सिस्टम 1। अब ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं आपको पूरा जो एक्सप्लेनेशन दे रही थी वो यही दे रही थी। सबसे पहले 680 nm PS2 है, 680 nm की वेवलेंथ लाइट एब्जॉर्ब करवाई जा रही है और इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है। 680 के बाद मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे 700 nm की लाइट और इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है। ETS में जो इलेक्ट्रॉन है भाई, जो आगे नहीं बढ़वाना वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में ETS में एंटर करके LHC बना लेगा। तो बाकी की वही प्रोसेस जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही थी बोलकर, वो क्या था, यही था कि सबसे पहले लाइट रिएक्शन से PS2 से इलेक्ट्रॉन LHC से रिलीज करवाया गया। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने आपके इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजा, मूवमेंट जो हुआ इलेक्ट्रॉन का वो कैसा हुआ, आपके अलग डायरेक्शन में, जिसको हम डाउनहिल मूवमेंट कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन है भाई, इलेक्ट्रॉन का लेन देन जो होगा वो रिडॉक्स रिएक्शन करवाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब यूज्ड नहीं हुआ, ठीक है, अब हमने इसको कहाँ पर भेज दिया, ETS में भेजा। ETS में जैसे ही आपका एंट्री होगी वहाँ हम ADP से क्या बना देंगे, ATP बना देंगे, ठीक है। और अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ADP से ATP बन जाएगा और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस से किस में एंटर करवा दिया जाएगा, PS1 में एंटर कर दिया जाएगा। और PS1 से अगेन सनलाइट की प्रेजेंस में 700 nm की लाइट निकल रही है, तो इलेक्ट्रॉन का लगातार रिलीज हो रहा है, जो कि NADP को, मतलब 700 nm की लाइट को लेकर वही इलेक्ट्रॉन का डाउनहिल मूवमेंट परफॉर्म करवा के NADP पॉजिटिव को किस में कन्वर्ट करवा देता है, NADP में कन्वर्ट करवा देता है। और ये पूरी की पूरी जो आपकी ट्रांसफर हो रही है इलेक्ट्रॉन की, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ये क्या कहलाता है हमारा, बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो दो चीज़ें करवा रहा है। सबसे पहले तो हमारे ADP से ATP की फॉर्मेशन कर रहा है, बहुत ज़रूरी है लाइट में ADP। भाई एनर्जी, जब मुझे फोटोसिंथेसिस शुरू करवानी है मतलब एनर्जी बनानी है, तो एनर्जी बनाने के लिए या फिर एनर्जी बनाने के लिए पहले मुझे इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा एनर्जी का। तो वो इन्वेस्टमेंट मुझे किसके थ्रू मिल रहा है, सनलाइट के थ्रू। यहाँ पर सारा काम किसके थ्रू चल रहा है, सनलाइट के थ्रू चल रहा है। और यही जो प्रोसेस है जिसमें हम NADP और ATP बनाते हैं, ये Z स्कीम बनाता है। क्या बनाता है हमारा, Z स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन। आप अगर इस डायरेक्शन में देखें, ये और ये इस तरीके से मैंने जो N बनाया, अगर मैं इस तरीके से कर दूं तो ये Z स्कीम बना रहा है। तो ये पूरी की पूरी Z स्कीम है। अब ये जो Z स्कीम परफॉर्म करवाई जा रही है, इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आते कहाँ से हैं। भाई कोई भी सिंपल पूछेगा कि जब आप लाइट को हम क्या कर रहे हो, जब आप लाइट को LHCs पर डाल रहे हो तो ये आती कहाँ से है, तो इसका जवाब हम क्या देते हैं, इसका जवाब हम देते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से।
किसके थ्रू दे रहे हैं? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर क्या है? H2O पे जब सनलाइट पड़ती है, सबसे पहला स्टेप है फोटोसिंथेसिस का ये, और ये करवाता है ये इलेक्ट्रॉन। आ कहाँ से रहा है? H2O पे पड़ी सनलाइट, सनलाइट ने, अगर मैं H2O का मॉलिक्यूल लूँ, वैसे तो 2 मॉलिक्यूल लेते हैं तब O2 बनती है, 2 H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2। अगर मैं यहाँ पे 2 H2O कर दूंगी तो 4 H 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 O2 लिख दे, बैलेंस कर देते हैं। चलिए 2 H2O गिव्स 4 H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2 लिबरेट हो गई। ये क्या है आपका? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। O2 लिबरेट करवा दी गई, सबसे पहला स्टेप। अगर कोई पूछे कि भाई, हम बोलते हैं कि भाई वॉक पे जो है हमें थोड़ा सा धूप निकलने के बाद जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि सबसे पहली जो सन की रे हमारे लीफ पे पड़ती है, वो सबसे पहले पानी को ब्रेक करके O2 को रिलीज करवाने का काम करती है। ठीक है, H2O को 4 H इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करके ब्रेक करके हमने क्या करवाया, यहाँ पे पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स को और H को NADP पॉजिटिव से NADPH बन रहा है। तो ये जो NADPH बन रहा है, ये NADPH कहाँ से आया? इस रीजन से। इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? इसी पार्ट से। तो इलेक्ट्रॉन्स का और H का मूवमेंट साइमल्टेनियसली हमारा क्या करता है, यहाँ पे लाइट रिएक्शन को परफॉर्म करवाने का काम करता है। अब मेन काम पार्ट अगर मैं बोलूँ कि भाई जो रिएक्शन आपकी करवाई जा रही है, उस रिएक्शन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली हम जो बोलते हैं कि भाई लाइट का इस्तेमाल किया क्यों जा रहा है, तो वो परफॉर्म करवाया जा रहा है फॉस्फोराइलेशन करने के लिए। अब मेरे पास यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन के लिए भी 2 चीज़ें हैं। क्या? एक तो है हमारा साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन और दूसरा है हमारा नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। अब इससे पहले एक क्वेश्चन और, जो आपका PS2 में स्प्लिटिंग आपने करवाई है वो कहाँ होती है? तो भाई लॉजिकल सी चीज़ है, ये वाला जो प्रोसेस है, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है? स्प्लिटिंग होगी क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही। ओके, और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है? हमारे थाइलाकॉइड्स के अंदर। तो अगर कोई बोले कि भाई ये प्रोसेस जो है वो कहाँ परफॉर्म करवाई जा रही है, मतलब जो PS2 है वो कहाँ पर है? इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड की इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करवाई जा रही है। और ये जो O2 बना, ये O2 जो है वो बाहर हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज करवा दिया जाता है। अब हमारे पास क्या है? साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फॉस्फोराइलेशन? अब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास भाई कैपेबिलिटी है क्या करने के लिए? किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने के लिए। जब ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब जब ब्रेक करेगा तो तोड़ेगा किसी भी मॉलिक्यूल को, जब तोड़ेगा तो क्या रिलीज करवाएगा? एनर्जी रिलीज करवाएगा। और जब भी हम एनर्जी को रिलीज करने की बात करते हैं तो उसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन अब तक हमने कहीं भी नहीं पढ़ा। यहाँ पे हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए अभी जिस एनर्जी की ज़रूरत है, हम उस प्रोसेस को, हम उस पार्ट को स्टडी कर रहे हैं। वही हमारा क्या है? लाइट रिएक्शन है। इस लाइट रिएक्शन में हम कहाँ तक पहुँच गए? NADP और ATP का बात कर रही हूँ मैं। तो ये NADP और ATP जो हैं, यही मेन कंपोनेंट हैं किसके? हमारे लाइट रिएक्शन के। फोटोसिंथेसिस में हम क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले लाइट रिएक्शन। और इस एक्सक्यूज मी, इस लाइट रिएक्शन का जो मेन कंपोनेंट है वो यही ATP और NADP है, जो कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बात को आपने क्लियर किया। अब साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन की बात करेंगे भाई, तो जहां पर पहले मैं आप लोगों को नॉन साइक्लिक बता देती हूँ। नॉन साइक्लिक में ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन ही है। फॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब है? ADP से ATP बना। फॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब है? फॉस्फोरस ग्रुप का एडिशन करवा के एक एनर्जी को बॉन्ड के फॉर्म में स्टोर कर देना। ये जो Z स्कीम बनी दिख रही है आपको, ये कहलाती है हमारी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसमें इलेक्ट्रॉन वापस आता नहीं है बल्कि कंज्यूम कर दिया जाता है। ठीक है, किसके थ्रू? PS1 के थ्रू। इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया गया और क्या बना दिया हमने? NADP पॉजिटिव बना दिया। ठीक है, कैसे? LHC में इलेक्ट्रॉन, सनलाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, एक्साइटेड होने के बाद ETS में भेजा गया, ATP से ADP बना सबसे पहले। यहाँ पे वही इलेक्ट्रॉन वापस अगर हम कर दें तो किस में आ गया? LHC
या फिर PS1 के अंदर, जहाँ पे 700 की nm की लाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को क्या करवा दिया हमने, एक्साइटेड करवा दिया, और वहाँ पर क्या बना दिया, NADPH, मतलब फॉस्फोराइलेशन। क्या हो रहा है ये आपका फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब ही है फॉस्फोरस ग्रुप का, मतलब बेसिकली फॉस्फोराइलेशन मतलब एनर्जी का बॉन्ड का फॉर्मेशन करना। मतलब बेसिकली मैं बोल सकती हूँ द प्रोसेस थ्रू विच ATP सिंथेसाइज्ड बाय सेल इस मतलब इसको हम क्या नाम देते हैं, द प्रोसेस, क्या बोल रही हूं मैं, द प्रोसेस बाय विच ATP सिंथेसाइज इनसाइड द सेल इज कॉल्ड द फॉस्फोराइलेशन। जहां पर मैं ADP से ATP बना रही हूं तो फॉस्फोराइलेशन ही तो हो रहा है, वहां पे आपका क्या बोले हम, फॉस्फोराइलेशन ही तो हो रहा है। तो ये जो फॉस्फोराइलेशन करवाया जाता है ये हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, एक तो साइक्लिक और एक नॉन साइक्लिक। तो बेसिकली फोटोफॉस्फोराइलेशन जिसमें ADP इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, एक सनलाइट की प्रेजेंस में PS1 PS2 से होता हुआ निकलेगा, तो वो मतलब दो LHCs को कॉम्प्लेक्स क्रॉस कर रहा है, एक तो PS2 को और PS1 को। जब दो को क्रॉस करता हुआ निकलेगा तो वो प्रोसेस आपका, वो सिस्टम आपका क्या कहलाएगा, वो सिस्टम आपका कहलाएगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जिसमें फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्यों बोल रही हूँ, लाइट की प्रेजेंस में जो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो जब जवाब दिया जा रहा है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ वो सनलाइट की प्रेजेंस में हुआ, तो फोटो टर्म हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया। जहाँ इलेक्ट्रॉन वापस ना आए दैट इज नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। दूसरा टर्म मैं क्या बोल रही हूँ, दूसरा टर्म मैं बोल रही हूँ आपका जब सिर्फ PS1 फंक्शनल हो, जब सिर्फ PS1 फंक्शनल हो तो इस कंडीशन में आपका जो सिस्टम कहलाता है वो कहलाता है साइक्लिक। साइक्लिक क्यों कहला रहा है, साइक्लिक इसलिए कहला रहा है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस से हमारे PS1 में ही एंटर कर जाता है। कैसे कर जाता है देखें, मतलब सबसे पहले हमारी लाइट कैसे कर रहा है, देखें ये लाइट है मेरी, ये लाइट मेरी आई LHC में, ये लाइट कहाँ आ गई हमारी LHC में, LHC में लाइट पड़ी, LHC में लाइट पड़ने पे इलेक्ट्रॉन हुआ एक्साइटेड, एक्सेप्टर। अब यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला है नहीं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है कौन सा सिस्टम है, ये PS1 पहली चीज तो ओके। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ दे दिया जाएगा, ETS को। जब ETS में इलेक्ट्रॉन गया वापस से PS1 में री एंट्री, और ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है ये कितनी nm की लाइट को ले रहा है, 700 nm ओके। ETS में जब इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो भाई ADP से क्या बनाएगा, ATP। यही प्रोसेस तो हम पढ़ रहे हैं, क्या, फोटो फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन। लाइट की प्रेजेंस में फॉस्फेट, ये पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है ये क्या है आपका, ये है आपका साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। क्या है आपका साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। फिर से टर्म समझेंगे, मैंने क्या बोला, मैंने बोला जो सिस्टम जिसमें लाइट पढ़ के LHC से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे दिया जाए, वापस से वो ETS से जुड़ के और हमारे उसमें ही कम बैक कर जाए, वापस से आ जाए, ये सिस्टम आपका क्या बनाता है, फोटोस या फिर सिंपल साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन हम कह सकते हैं। ठीक है, मतलब और ये जो पार्ट है जो PS1 है वो इलेक्ट्रॉन को सर्कुलेट करा रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर, और जो लोकेशन है जहां पर ये हो सकता है तो उसका जवाब हम क्या देते हैं, वो होता है भाई हमारा स्ट्रोमा लेमेली में। अब देखो ये वाला पार्ट तो क्योंकि आप थाइलाकॉइड की बात कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को लेने की बात कर रहे हो, थाइलाकॉइड हमारे ग्रेना के अंदर प्रेजेंट थी, तो ये रिएक्शन PS1 PS2 दोनों वहां पे होगी। लेकिन जब स्ट्रोमा लेमेली की बात की जाती है तो वो स्ट्रोमा लेमेली में सिर्फ कौन सा सिस्टम प्रेजेंट होता है, हमारा PS1 प्रेजेंट होता है। तो बोले द मेम्ब्रेन और लेमेली ऑफ द ग्रेना, मतलब जो ग्रेना की लेमेली है हैव बोथ PS1 एंड PS2। ठीक है, एंड स्ट्रोमा लेमेली में PS2 नहीं होता। इस क्यों नहीं होता, क्योंकि अब देखें यहाँ पे एक चीज आपको और समझ में आनी चाहिए, क्यों बोला मैंने आपको ये, उसको समझाने से पहले एक चीज और बताऊंगी कि यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन हुआ, सिर्फ यहाँ पे ATP और NADP दोनों बने। ये हो रहा है ग्रेना में, ये हो रहा है स्ट्रोमा लेमेली में।
ग्रेना बोले, थाइलाकॉइड बोले, ठीक है, हमारा जो बात है वो एक ही है, मतलब थाइलाकॉइड से ही आपका क्या बन रहा है, ग्रेना बन रहा है। तो मेम्ब्रेन, लेमेली या फिर ग्रेना, जिसमें PS1 भी है, PS2 भी है। लेकिन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रोमा लेमेली, तो स्ट्रोमा लेमेली में सिर्फ PS1 है, PS2 क्यों नहीं है भाई? तो इसका जवाब मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया, उसको समझने की कोशिश करें। NADP कहाँ नहीं बन रहा? PS1 में नहीं बन रहा। PS1 कहाँ नहीं होती? आपकी स्ट्रोमा लेमेली में नहीं होती। अगर मैं बात करूं PS2 की, तो क्यों नहीं होती? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज NADP रिडक्टेज। NADP पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन H देके मैंने NADPH में कन्वर्ट किया, तो जब NADPH में कन्वर्ट किया तो NADP का रिडक्शन हुआ या फिर नहीं हुआ? तो रिडक्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमारा NADP रिडक्टेज। और जब आप NADP रिडक्टेज की बात करते हैं तो NADP रिडक्टेज हमारा वो पार्ट है जो कि स्ट्रोमा लेमेली में प्रेजेंट नहीं होता। और जब स्ट्रोमा लेमेली में प्रेजेंट नहीं होता, इस वजह से स्ट्रोमा लेमेली में लगातार कंटिन्यूस कौन सी प्रोसेस चलती रहती है? PS1 सिर्फ चलती है, दैट इज साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन चलती है। क्लियर? जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, जो कि एक्सेप्ट कर जाना चाहिए था, यहाँ पे आके खत्म हो जाता था। ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन यहाँ आके NADP को लेके खत्म कर देता था, वो वहां पे खत्म नहीं हो पा रहा, इस वजह से हमें वापस से ATS में डाल के उसको सर्कुलेट कराना होता है। समझे बात को? तो यहाँ पे ये जो आपका मैं क्या बोलूँ, जो साइक्लिक फ्लो है वो ATP की सिंथेसिस करवाता है, और किसकी सिंथेसिस नहीं करवाता? NADPH की सिंथेसिस नहीं करवाता। ठीक है, और इसके साथ साथ साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन की जब आप बात कर रहे हो तो ये हमेशा कब होती है? जिसकी जो वेवलेंथ है वो 680 nm से ज़्यादा हो, बियॉन्ड 680 nm, तभी इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा। तो जब भी हम बात करते हैं डिफरेंट रिएक्शंस को परफॉर्म करवाने की, तो वो रिएक्शंस परफॉर्म करवाई जा रही हैं सारी की सारी इसी की वजह से। तो दो पार्ट देख लिया आपने। दो पार्ट, सबसे पहले आपने देखा पूरा का पूरा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद आप देख रहे हो ETS सिस्टम कैसे पूरा रन करवाया जा रहा है। मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ, जब भी आप फोटो सिस्टम साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन क्या है, तो इट इज द फिनोमेना बाय विच एनर्जी कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म विद द एडिशन ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो जब फॉस्फोराइलेशन करवाया तो यहाँ पे स्ट्रोमा लेमेली में NADP रिडक्टेज नहीं मिलता था। NADP रिडक्टेज ना मिलने की वजह से स्ट्रोमा लेमेली में ये वाला पार्ट साइक्लिक बना देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन खा लिया जाता है, मतलब भाई इलेक्ट्रॉन जैसे एक्साइट हुआ, NADP ने उसको लेके अपने आप को रिड्यूस करवा दिया। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं तो रिटर्न कहाँ से होगा? यहाँ पे NADP रिडक्टेज है नहीं, तो NADP NADPH में कन्वर्ट होता नहीं है, रिडक्शन होता नहीं है। रिडक्शन नहीं होता है तो इसकी वजह से जो रिएक्शन है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है, मतलब लगातार जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे सर्कुलेट करता रहता है। तो ये पूरा का पूरा फिनोमेना, मतलब हमारे अब तक हमने ग्लूकोज की सिंथेसिस नहीं पढ़ी, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कहाँ बन रहा है ये हमने नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि अब ग्लूकोज की सिंथेसिस शुरू होती है हमारी डार्क रिएक्शन में। इसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।